हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉप बल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। फाइनली कल हम लोगों ने शुरू किया था टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर, और यूँ कहा जाती यूजीसी नेट जून 2025 के ऊपर हम लोगों ने क्लासेस शुरू करा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल हम लोगों ने एक ओवरऑल ओवरव्यू हम लोगों ने देख लिया था कि क्या चीज़ क्या क्या होने वाला है, ठीक है। और आज से अगर आप देखो तो आज है लेक्चर नंबर 1 किसका, टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का आज लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, टीचिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे कि भाई टीचिंग का जो लेवल है वो कौन कौन सा है। मेमोरी लेवल पे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है टीचिंग के, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। और हाँ, आपके एक और डाउट आते होंगे कि सर सिर्फ इंग्लिश में रखोगे PDF या हिंदी में भी रखोगे। तो देखो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हिंदी में है और ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में है। तो दोनों चीज़ों को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है, दोनों चीज़ों को हम साथ में लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई टीचिंग है क्या। तो टीचिंग के लिए माय डियर फ्रेंड्स 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। टीचिंग में क्या होता है, तो एक बात याद रखना, एक होता है सिखाने वाला यानी कि टीच करने वाला, और एक होता है सीखने वाला यानी कि लर्न करने वाला। जो टीच कर रहा है उसको आप टीचर कहते हो, और इसी को कहा जाता है टीचिंग। जो लर्न कर रहा है उसको स्टूडेंट कहते हैं, ठीक है, और इसको ही कहते हैं सीखना। काफ़ी हम बेसिक से एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अब क्या है कि अगर हमें सीखना है, कोई भी चीज़, कुछ भी सीखना है, तो जाहिर सी बात है सिखाने वाला का होना बहुत ज़रूरी है। ये कोई भी हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आजकल का AI हो सकता है जो आप देख ही रहे हो, ठीक है। ऑनलाइन चीज़ें हो सकती है, ठीक है ना, ऑफलाइन चीज़ें हो सकती है, आपका इन्वायरमेंट हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं, ठीक है। इवन यहाँ तक का आपने जो नॉलेज एक्वायर किया है वो हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। वो सारी चीज़ें हो सकती है जिससे आप सीखते हो। तो सबसे पहले डिफिनेशन में देखोगे तो टीचिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आप काफ़ी इंटरेक्टिव होकर के, ठीक है ना, एक विश्लेषणात्मक तरीके से आप किसी चीज़ को सीखते हो, और इसमें टीचर आपको हेल्प करता है सीखने के लिए। इसमें करते क्या हो, तो आप नॉलेज को एक्वायर करते हो, स्किल का डेवलपमेंट करते हो, आपके अंदर जनरेट होता है कि क्रिटिकल थिंकिंग आपको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें। अब हम यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें लेकर के आए हैं। अब यहाँ पे टीचिंग प्रोसेस साइकिल देखेंगे। तो इसमें क्या क्या होता है, तो मैंने बोला था कि भाई सेंटर में देखो, अगर कोर में देखोगे तो कोर में आपको याद रखना है टीचिंग, ठीक है। टीचिंग क्या है, तो एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के माध्यम क्या होता है, तो इस प्रोसेस के माध्यम आप क्या करते हो, सीखते हो, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, आपका कॉग्निटिव ज्ञान का डेवलपमेंट होता है, आप नॉलेज को एक्वायर करते हो, वगैरह वगैरह। अब इसमें ज़रा देखो, आपका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा, स्किल डेवलप होगा, आप नॉलेज को एक्वायर करोगे, टीचर एंड लर्नर का इंटरेक्शन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम आते हैं एक दृष्टिकोण पे कि भाई टीचिंग का क्या क्या दृष्टिकोण हो सकता है, किस किस तरीके से ये आगे बढ़ सकता है, ठीक है। मॉडर्न एज में शिक्षण पद्धति कैसे चल रहा है, ठीक है, पारंपरिक तरीके से कैसा चल रहा था। तो इसमें हम दोनों देखेंगे, ट्रेडिशनल मेथड भी देखेंगे एंड मॉडर्न मेथड भी देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो टीचिंग के 2 मेथड हैं। पहला है आपका ट्रेडिशनल और दूसरा है आपका मॉडर्न। ट्रेडिशनल मेथड क्या हो रहा था, यानी कि पारंपरिक जो परंपराएं चली आ रही थी शिक्षण पद्धति के, उसमें क्या होता था, तो टीचर ना बहुत ज़्यादा फोकस करता था। टीचर का जो फोकस होता था सबसे ज़्यादा वो होता था आपका कि भाई आप रूट लर्निंग करो। अब ये रूट लर्निंग क्या होता है, यानी कि रटने वाली विद्या लो भाई। वो एक कहावत कही जाती है ना गाइस की रटंत विद्या घटंत बुद्धि, यानी कि आप चीज़ों को रट लेते थे, आप समझने पे बल नहीं देते थे। लेकिन अब जब न्यू या मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम आया है तो ये कहता है कि देखो यार, टीचर सेंट्रिक होना तो ठीक है, एक हद तक तो ठीक है, क्योंकि आपको बच्चों को सिखाना होता है। अगर ये आप प्राइमरी लेवल पे कर लो, ठीक है ना, या आप कह सकते हो कि जो आंगनवाड़ी वगैरह होता है उस लेवल पे करो तो सही है, चल जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन लेना है,
अगर उसका आपने थिंकिंग जनरेट नहीं करा तो फिर वो कैसे चीज़ों को समझेगा भाई, कैसे क्रिटिकली एनालिसिस करेगा। तो मॉडर्न टाइम में देखोगे तो लर्नर सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और यही वजह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भाई साहब न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इंट्रोड्यूस करा है। अब ये क्या है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, आप ट्रेडिशनल कहाँ है तो रट्टा मार जीवन पे ध्यान दे रहा था, वहीं पे मॉडर्न देखोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर वर्क करता है। अब यहाँ पे इसी का मैंने थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्या करा है कि भाई जो टीचिंग अप्रोचेज हैं वो कैसे हैं, तो वो ज़रा देखो। तो मॉडर्न क्लासरूम में क्या हो रहा है कि आपको क्रिएटिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और ये क्या होता है तो लर्नर सेंट्रिक होता है। वहीं पे टीचर जो सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम होता है उसमें आप देखोगे तो मैक्सिमम देखोगे तो ट्रेडिशनल क्लासरूम का इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पे जो ऑथोरिटी होती है वो टीचर का ही होता है, और ये रोट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करता है। कहने का सेंस ये है कि ये रटने वाली विद्या के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि ट्रेडिशनल मेथड होता है और मॉडर्न मेथड होता है, तो ये दोनों मेथड्स को हम लोगों ने देख लिया है। अब हम बात करने वाले हैं टीचिंग के ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि भाई शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं, क्यों पढ़ाया जा रहा है हमें। तो यहाँ पे तो पहले एजुकेशनल हम देखेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला हम एजुकेशनल देखेंगे, दूसरा हम सोशल देखेंगे, तीसरा जो हो जाएगा वो हमारा पर्सनल हो जाएगा, चौथा जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे ब्लूम की टेक्स्टोनॉमी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के, ठीक है। तो टीचिंग का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो है, सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशनल क्षेत्र में अगर आप शिक्षक या शैक्षणिक वर्क देखोगे तो सबसे पहले क्या है तो वो ज़रा देखो। तो यहाँ पे आप देखोगे ज्ञान व कौशल का प्रसार करना। अब जाहिर सी बात है भाई, आप जब टीचिंग करवा रहे हो तो आपको पता है कि भाई नॉलेज को आपको देना है, बच्चों के अंदर स्किल अप देना है, बच्चों का कॉग्निटिव जो एबिलिटी है उसको हमें डेवलप करना है, कॉग्निटिव एबिलिटी को हमें डेवलप करना है। अब ये क्या है भाई, आपकी बौद्धिक क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, मूल्यांकन करने की क्षमता, ये क्या है, ये एजुकेशनल पर्पसेस है, ठीक है। कि टीचिंग करने के एजुकेशनल पर्पसेस क्या क्या हैं। तो पहली बात ये है कि आपको नॉलेज देना है, आपको स्किल देना है, आपको एनालिसिस और क्रिटिकल थिंकिंग करना सिखाना है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है संज्ञात्मक क्षमताओं का विकास करना, और दूसरा है ज्ञान और कौशल का प्रसार करना, ठीक है। अब देखेंगे सोशल नॉर्म्स में देखोगे ऑब्जेक्टिव टीचिंग का कि भाई एज एक शिक्षक, इसको ज़रा समझो, एक टीचर है तो टीचर का काम क्या है। पहली बात तो ये है कि ग्राउंड लेवल को देखना है इसे। ग्राउंड लेवल क्या है कि क्या चाहिए, एक विद्यार्थी के अंदर क्या होना चाहिए, सोसाइटल डिमांड क्या है, गवर्नमेंटल डिमांड क्या है, ठीक है ना, इसका फ्यूचर क्या है। हर चीज़ को देखना किसका काम है, वो टीचर का काम है। यही तो बताएगा ना एक विद्यार्थी को, एक स्टूडेंट को बताएं, यही बंदा है ना जो बताएगा कि हाँ सर ये कर लो, हाँ भाई साहब ये तैयारी कर लो, तब आपका भविष्य उज्जवल होगा। और आखिरकार जो विद्यार्थी हैं, मान लो कि आप स्टूडेंट हो, अभी आप स्टूडेंट हो, ठीक है, स्टूडेंट हो तो ठीक है, मान लो कि कल आप एपी बनते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, अब किसे से जाके सर्व करोगे, जनता को ही तो जाके सर्व करना है, आपको लोगों को ही तो जाके सर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल गोल ये है भाई, पब्लिक है, फाइनल गोल पब्लिक है, इनकी सेवा आप कैसे करोगे, किस तरीके से करोगे। अब पब्लिक में क्या है, आपके स्टूडेंट, पढ़ाना, यही तो है। तो सोशल रूप में देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले सहयोग करना, टीम वर्क करना, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना, ठीक है, नागरिकता को बढ़ावा देना, वही तो है। तो यहाँ पे देखोगे कल्टिवेटिंग द टीम वर्क एंड सिटीजनशिप इन एजुकेशन। सबसे पहली बात यह है कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाने का कार्य है, किसका, एक टीचर का। टीचिंग पद्धति के माध्यम से आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हो या एक रिस्पॉन्सिबल पीपल बनते हो, लोग, इंसान बनते हो, ठीक है। आपको सिखाया जाता है टीम वर्क करना चाहिए, और उसके बाद है
कॉर्पोरेशन करना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए, माफ़ करना, कॉर्पोरेशन करना चाहिए। इसमें क्या है, हारमोनीज को आप डेवलप करोगे, प्रमोट करोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंट को लेकर के आप कंसर्न को जताओगे। टीम वर्क में आप देखोगे तो जो भी कॉमन अचीवमेंट गोल है उसके ऊपर आप काम करोगे। सिटीजनशिप में देखोगे तो भाई जो भी कम्युनिटी है, जो भी सोसाइटी है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर इसमें बातचीत किया जाता है। व्यक्तिगत स्तर पे भाई हमने देख लिया कि एक शैक्षणिक एजुकेशनल स्तर पे हमने बातचीत कर लिया, हमने सोसाइटल स्तर पे देख लिया। अब व्यक्तिगत खुद के स्तर पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये देखेंगे कि टीचर का काम है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करवा देना, आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देना, आपके जो भी एथिकल वैल्यूज़ है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। यानी कि आपके अंदर आत्मविश्वास को जगाना, आपकी जिज्ञासा को जगाना, आपकी जो नैतिक मूल्य हैं उसको जगाना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो साइकिल ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड टीचिंग, तो ये आप देखोगे भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने से बड़ों के सामने बात करने में ना कांपने लगते होंगे, उनका दिल कांपने लगता होगा, ठीक है। या कहीं पे किसी अननोन व्यक्ति से बात करने में उनकी अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस होती होंगी। तो एक टीचर का काम होता है कि भाई आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को जनरेट करवा देना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो फोस्टर क्यूरियोसिटी के अंदर डेवलप करवाना है। उसके बाद आपके अंदर इंस्टॉल करना, देखो यहाँ पे इंस्टॉल करना है, क्या इंस्टॉल करना है, तो आपके अंदर इंस्टॉल करना है एथिकल वैल्यूज़ को। जो एथिकल वैल्यूज होता है वो कैसे इंस्टॉलमेंट होगा, तो भैया ये इंस्टॉल, जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन में, मान लो कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो इसके अंदर कोई ऐप वगैरह आप डालते हो, ठीक है, तो इंस्टॉल करते हो ना, तो आपको पता है कि इस ऐप में ये होगा, इस ऐप में ये होगा, तो आपको किस तरीके का नॉलेज दिया जाएगा, आप जिस तरीके की शिक्षा लेंगे वैसा ही आप इंसान बन जाएंगे, वैसा ही आप इंसान बन जाएंगे, ठीक है। तो इंस्टिल एथिकल वैल्यूज़, यानी कि आपके अंदर एक तरीके का इंस्टॉलेशन करना है एथिकल वैल्यूज़ को। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं आया हूँ काफ़ी सुपर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये सुपर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है आयोग के द्वारा, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात ये है कि ब्लूम महोदय ने अपनी एक टेक्सोनॉमी दिया है जिसको हम कहते हैं ब्लूम की टेक्सोनॉमी। पहली बात ये है, इसको याद रखना। ब्लूम की टेक्सोनॉमी में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसको ज़रा देखो। जो ब्लूम महोदय हैं उनकी जो टेक्सोनॉमी आई है, तो उन्होंने कहा है 3 तरीके की टेक्सोनॉमी दी है। एक आपका साइकोमोटर आप कह सकते हो टेक्सोनॉमी है, दूसरा इफेक्टिव टेक्सोनॉमी है और तीसरा जो है कॉग्निटिव टेक्सोनॉमी है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा कि ब्लूम की टेक्सोनॉमी, साइकोमोटर टेक्सोनॉमी में क्या क्या चीज़ें आती है। फिर आपसे पूछ लेगा कि ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है, तो यहाँ पे इफेक्टिव डाल देगा, ठीक है ना। फिर कभी कभी इफेक्टिव को हटा करके कॉग्निटिव डाल देगा। तो ये आपको उस समय बड़े ध्यान से पढ़ना है भाई साहब, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना कि वहाँ पे साइकोमोटर लिखा गया है, इफेक्टिव लिखा गया है या कॉग्निटिव लिखा गया है। अगर आपका कॉग्निटिव है तो कॉग्निटिव के अंदर क्या आएगा, तो सबसे पहले बात याद रखना, कॉग्निटिव बात करता है रिमेंबर के ऊपर। रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, अप्लाई करने आना चाहिए। आपको अपने जो नॉलेज को लिए हो उसको कैसे एनालाइज करोगे, इवेल्युएट कैसे करोगे, नई चीज़ों को कैसे क्रिएट करोगे, तो ये है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव मीन्स क्रिएट करना, क्रिएटिविटी के ऊपर ये ध्यान देता है, ठीक है। इफेक्टिव ये कहता है कि जो आपने नॉलेज को रिसीव किया है, रिसीव करने के बाद आपने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करा है। तो पहला है रिसीव, दूसरा है आपका रिस्पॉन्ड, तीसरा है आपका वैल्यू, चौथा है आपका ऑर्गेनाइजिंग और पांचवा है आपका कैरेक्टराइजिंग। साइकोमोटर डोमेन में देखोगे तो सबसे पहले आप आओगे तो इमिटेशन आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा मैनिपुलेशन आ जाएगा, अप्रिसिएशन आ जाएगा, एंटिकुलेशन आ जाएगा और नेचुरलाइजेशन आ जाएगा। तो ये है जिसको आपको याद रखना है। इसी तरीके से एज इट इज याद करना पड़ेगा, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। दूसरा ये है जो साइकोमोटर जो डोमेन कह लो या टेक्सोनॉमी कह लो, तो उसमें आपको ये देखना है कि भाई ये फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कि फिजिकली रूप से आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। यानी कि फिजिकली रूप से ये नहीं है कि आपके पास मसल्स पावर की बात कर रहा है। फिजिकली रूप से स्ट्रांग का मतलब है कि भैया आप मेंटली रूप से कितना स्ट्रांग हो, तो इसको आपको ध्यान रखना है।
इफेक्टिव में आप आओगे तो इमोशनल ग्रोथ के बारे में बात करता है, इमोशनल वैल्यूज़ के ऊपर बातचीत करता है। और कॉग्निटिव में आओगे तो जो भी आपका इंटेलेक्चुअल स्किल है, जो नॉलेज है, उसको आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, इसके ऊपर ये बातचीत करता है। तो ये हो गया ब्लूम की टेक्सोनॉमी। अब हम आते हैं एक बहुत 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 सुपर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग में सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि लेवल ऑफ टीचिंग में जो सबसे पहले आता है वो आप देखो तो यहाँ पे एक होता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। अब यहाँ पे देखो एस्पेक्ट क्या है इसके, फोकस ग्रुप कौन सा है, कौन सा ऐसा सिद्धांतकार है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया है, यानी कि ये थ्योरी किसकी है, मेथड कौन सा है, इसका आउटकम क्या है, टीचर का रोल क्या है, स्टूडेंट का रोल क्या है, यानी कि एकदम ब्रीफ। ये एक ऐसा पेज है, अगर आपने इसको कर लिया, एक क्वेश्चन फिक्स है भाई साहब, फिक्स्ड है। बिलीव नहीं है, पिछले 10 सालों का PYQ उठा लेना, PYQ उठा लेना पिछले 10 सालों का और देख लेना, आपको दिख जाएगा। अब करना क्या है वो ज़रा समझो। जो मेमोरी लेवल है, मेमोरी लेवल के लिए ये वाला लाइन है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए ये है और रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए ये बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब ज़रा देखो इसका एनालिसिस वगैरह। मेमोरी लेवल का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो हर्बर्ट ने दिया है, तो इसको याद रखना है। इसमें होता क्या है, तो ये रिपीटिशन, ड्रिल, लेक्चर्स के ऊपर वर्क करता है, फैक्ट रिटेशन के ऊपर वर्क करता है, रिटेंशन के ऊपर, उसके बाद ट्रांसमीटर एंड पैसिव रिसिपेंट के ऊपर ये वर्क करता है। कहने का सेंस क्या है वो ज़रा समझो। अगर मेमोरी लेवल कहीं पे लिखा हुआ आ जाए, मेमोरी लेवल अगर कहीं पे लिखा हुआ आ जाए तो समझ लेना भाई ये पैसिव इन नेचर होगा और टीचर सेंट्रिक होगा। ये दो बात तो याद ही कर लेना। और इसको एक और चीज़ से कनेक्ट कर लेना कि इसमें फैक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और फैक्ट जो होता है वहाँ पे रिकॉल या रट्टा मार, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आओगे तो ये मॉरिसन ने दिया है, ठीक है, पहली बात ये है। एक्टिव पार्टिसिपेशन है तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेवल स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है ना। किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। इसमें क्या आ जाएगा, डिस्कशन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा नॉलेज का एप्लीकेशन, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल में आओगे तो रिफ्लेक्टिव लेवल में याद रखना कि इस कॉन्सेप्ट को दिया है हंट महोदय ने दिया है, और ये भी आपका स्टूडेंट सेंट्रिक ही है। लेकिन याद रखना ये बात करता है क्रिएटिविटी के ऊपर, ये बात करता है आपके इंडिपेंडेंट थिंकिंग के ऊपर। अब समझ में आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका एक प्रोफेशनल चीज़ों की तरफ दिख रहा है भाई। आप नहीं चाहते हो कि किसी भी तरीके किसी का भी कोई डोमिनेंस आपके ऊपर आए। यू गॉट इट या नॉट, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे चीज़ें दी गई है, एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। भैया हर्बर्ट ने दिया है, मॉरिसन ने दिया है, हंट ने दिया है, पुनरावृत्ति, व्याख्या, तथ्य संरक्षण, ज्ञानदाता वगैरह वगैरह चीज़ें दिया गया है, देख लेना। अच्छा एक बात बताओ, इससे आसान तरीके से आप लोगों ने कभी स्टडी करा था टीचिंग एप्टीट्यूड, इतना आसान लगा था। कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं गाइस कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है जो टीचिंग इफ़ेक्टिव टीचिंग पर प्रभावी शिक्षण की विशेषता कौन कौन सी है, उसके ऊपर अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 ये 5 चीज़ें याद रखना है। इंटरेक्टिव होना चाहिए भाई, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, एडेप्टेबल होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे इंटरेक्शन आप किसके बीच में करोगे, तो इंटरेक्टिव होना चाहिए, 2 वे कम्युनिकेशन। 2 वे कम्युनिकेशन कैसे, वो यहाँ पे देखो, आप हो गए और ये स्टूडेंट हो गया। ये सिर्फ नॉलेज का, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे नहीं होना चाहिए, एक वन वे नहीं होना चाहिए, इधर से भी होना चाहिए। अगर बच्चा आपसे कोई सवाल करे तो उसका जवाब भी दो। एक टीचर एडॉप्ट कर सके चीज़ों को, ठीक है ना। यानी कि भाई एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, ऐसा थोड़ी है कि भाई आपके सिर्फ चहेते स्टूडेंट ही आएंगे, कुछ ऐसे ही विद्यार्थी आएंगे जो आपको नहीं चाहते होंगे, ठीक है, या आपके चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होंगे, तो उनको भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए, ये नहीं कि भाई आज हमने क्लास लिया कल लिया ही नहीं। और यहाँ पे देखो फीडबैक, आप लोग तो देते ही नहीं फीडबैक। कल हमने एक वीडियो डाला था ओरिएंटेशन टाइप का, आप लोगों ने कुछ बोला ही नहीं।
और मुझे पता ही नहीं चला। आज मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर दिया है। गोल ओरिएंटेड, पता होना चाहिए भाई कि टीचिंग एप्टीट्यूड चल रहा है तो ये पूरा चीज़ें कब तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, और कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एक गोल होना चाहिए। आज हम कितना करने वाले हैं वो गोल एक होना बहुत ज़रूरी है। और मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, यानी कि हमें यहाँ पे साइकोमोटर डोमेन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो साइकोमोटर डोमेन आ गया, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में कि कौन कौन से ऐसे बेसिक रिक्वायरमेंट है जो इफ़ेक्टिव टीचिंग करवा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि शिक्षक की योग्यता, भाई साहब ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। एक टीचर कितना योग्य है और वो चीज़ों को कितना अच्छे तरीके से समझा सकता है, कितना वो डीप नॉलेज रखता है अपने सब्जेक्ट में, ये बहुत ज़रूरी है। तो टीचर की प्रोफिशिएंसी के ऊपर बातचीत करूँ तो भाई डीप सब्जेक्ट नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है एक शिक्षक के अंदर, पहली बात ये। दूसरा ये है जो भी पैडागोजिकल स्किल्स होते हैं क्या उसने उसको प्राप्त करा है या नहीं करा है। अगर ये दो चीज़ें अगर उसने प्राप्त नहीं करा है तो वो एक एफिशिएंट टीचर बन ही नहीं सकता। दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन स्किल, क्या एक शिक्षक के अंदर, अगर कोई शिक्षक है और उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल की कमी हो गई है तो भाई साहब वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो क्लियरिटी दे पाएगा, तभी तो वो एक्टिव लिसनर हो पाएगा, सुन पाएगा एक्टिव तरीके से। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है आपके अंदर कम्युनिकेट करने के कह सकते हो कि आप कम्युनिकेट सही तरीके से कर ही नहीं पा रहे हो, अब बच्चों की भावनाओं को समझ ही नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। क्लासरूम मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अब क्लासरूम में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। एक क्लासरूम है, डिसिप्लिन आपने मेंटेन ही नहीं करोगे तो भाई पढ़ाओगे क्या। बच्चों को तो काम है शोर शराबा या हल्ला मचाना, अब उससे आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, बैक बेंचर्स को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इस पर भी क्वेश्चन आए, एक बात जान लो, जितने भी स्लाइड है ना सबसे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। तो बिल्कुल भी इसको इग्नोर करने की आप थोड़ी सी भी चेष्टा मत करना। अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छे से देखो, इसका नोट्स बनाओ वगैरह वगैरह, ठीक है। टीचिंग एड, ठीक है ना, शिक्षण सहायक, उसके बाद असेसमेंट स्ट्रेटजी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे है आपके लिए माइंड मैप जो आपको याद रखना है भाई। टीचिंग एड में क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का होना बहुत ज़रूरी है, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स का देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद टीचर का जो भी प्रोफेशन है उसमें टीचर का जो सब्जेक्ट है उसमें भाई डीप नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, पेडागोजिकल स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट में आओगे तो भाई वो एडॉप्टेबल होना चाहिए, कंटिन्यूस लर्निंग करवाना चाहिए। असेसमेंट स्ट्रेटजी में आओगे तो भाई कैसे वो फॉर्मेटिव कर रहा है, कैसे वो सुमेटिव कर रहा है, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। स्कूल कम्युनिकेशन स्किल्स में आइएगा तो यहाँ पे क्लैरिटी के बारे में बातचीत किया गया है, एक्टिव लिसनिंग के बारे में बातचीत किया गया है। और क्लासरूम मैनेजमेंट में दो चीज़ें आपको याद रखना है भाई, डिसिप्लिन होना चाहिए और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये पेज देख लिया, एक भी ऐसा क्वेश्चन जो इफेक्टिव टीचिंग से और अपना करके आओ भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब की कंपोनेंट क्या है, तो की कंपोनेंट में आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लो, मेमोरी वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद पैसिव वर्सेस एक्टिव लर्नर, अंडरस्टैंडिंग वर्सेस आपका रिफ्लेक्टिव आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इधर दिया गया है। टीचर लेड वर्सेस स्टूडेंट लेड, इसमें क्या हो जाएगा, एजुकेटर की इनिशिएटिव एंड लर्नर की इनिशिएटिव। पैसिव एंड एक्टिव लर्निंग में आता है इनएक्टिव लर्निंग और इंगेजिंग लर्निंग। गाइडेड वर्सेस एटोनोमस में आ जाता है डायरेक्टेड एंड सेल्फ डायरेक्टेड। अगर डायरेक्टेड में कहूँ तो ये टीचर सेंट्रिक हो जाता है, सेल्फ डायरेक्टेड में कहूँ तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर बातचीत किया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, जो हमने आपसे कहा था कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं, इसी तरीके से जो सिलेबस है यूजीसी नेट का, अगर आप उसे देखोगे तो पहला जो हमारे पास टॉपिक दिया गया था आयोग के द्वारा, वो टॉपिक ही यही था। और पहला टॉपिक क्या है कि भाई टीचिंग के कॉन्सेप्ट क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग क्या है। इसमें मेमोरी लेवल के ऊपर बातचीत किया, अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर बातचीत किया, रिफ्लेक्टिव लेवल के ऊपर बातचीत किया, कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बातचीत कर लिया और बेसिक रिक्वायरमेंट के ऊपर बातचीत कर लिया है। इस तरीके से इसके आगे वाला टॉपिक हम कल करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है, आर यू इंजॉइंग या नॉट, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन फेज़ में, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। सिलेबस का आपके पास अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा एग्ज़ाम के पैटर्न को, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा रेगुलर मैनर में।
और आपको हमेशा अपनी चीज़ों को लेकर के अपडेट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको मिल सकता है आपका अचीवमेंट। तो ये चीज़ें आपके लिए मैंने खास करके यहाँ पे डाली थी, इसको देख लेना, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, रेटिव एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।